everyone, welcome to NORCET Special MCQ practical based. So let's start. So the question is, which comfort device is used to prevent foot drop? So basically foot drop क्या होता है? Foot drop is caused by injury or paralysis of common peroneal nerve. ओके, कॉमन पेरिनियल नर्व में अगर इंजरी हो गई या फिर पैरालाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा. फुट ड्रॉप मतलब क्या होगा? जो फुट होगा वो प्लैंटर फ्लेक्शन हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा. ये हमारा नॉर्मल फुट है. ओके, और ये हो गया प्लैंटर फ्लेक्शन, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे, एलिवेट नहीं कर पाएंगे. प्लैंटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट इज नोन एज फुट ड्रॉप. तो ये क्यों होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से होती है, जो कि एंटीरियर टिबियल मसल्स को सप्लाई करता है. तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो प्रिवेंट हम स्प्लिंट के थ्रू कर सकते हैं. अगर कोई पेशेंट अगर बेड रिडन है, लॉन्ग टाइम तक बेड पे पड़ा हुआ है, तो हम उसको स्प्लिंट लगा सकते हैं, काइंड ऑफ दिस. ओके, या फिर क्या कर सकते हैं? या फिर हम फुट बोर्ड या फिर फुट रेस्ट लगा सकते हैं, सो दैट जो हमारा जो पेशेंट का जो फुट है वो न्यूट्रल पोजिशन में हो, लाइक दिस. ओके, ऐसे करके कुछ भी फुट बोर्ड हो गया, या फिर पिलो को ही फोल्ड करके लगा सकते हैं, या फिर कुछ लाइक बेडशीट्स को फोल्ड करके लगा सकते हैं. मेन पर्पस की हमें जो फुट है उसको प्रॉपर न्यूट्रल पोजीशन में रखना है. ओके, या फिर हम पेशेंट को एक्टिव, या फिर पेशेंट अगर नहीं कर सकता तो पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे, या फिर कर सकते हैं तो उसे हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाएंगे. एक्सरसाइज में क्या करवा सकते हैं? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ फुट एंड टोज करवाएंगे. ओके, सो ये हमारा प्रिवेंशन मेथड है. ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप? सो बेड क्रेडल यूज करेंगे. सो बेड क्रेडल तो अलग होता है, आगे मैं दिखाऊंगी क्या होता है. फुटबोर्ड, सैंड बेड, पिलो. सो इसका आंसर क्या होगा? फुटबोर्ड होगा. Next question is, bed cradle is a comfortable device used specifically for patients suffering for fever, डायरिया, बर्न्स और इनकॉन्टिनेंस. सो देखो, बेड क्रेडल कुछ ऐसा होता है, या तो आयरन का बना हो सकता है या फिर फाइबर्स का. ठीक है ना. सो ये क्या करता है? यूज टू प्रिवेंट द बेड क्लॉथ्स फ्रॉम टचिंग पेशेंट्स बॉडी. लाइक लेट्स सपोज पेशेंट का लेग पे कुछ लाइक 3rd डिग्री बर्न है, या फिर कुछ ओपन वुंड है, या फिर फ्रैक्चर हो रखा है सिवियर वाला, सो दैट लाइक उस पे जो बेड क्लॉथ्स का वेट नहीं हम रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसको रख देते हैं एंड उसके ऊपर उससे जो भी क्लॉथ्स वगैरह होता है, जो भी बेडशीट्स होती है, उससे कवर कर देते हैं, सो दैट डायरेक्ट जो है वो पेशेंट्स के बॉडी से टच ना हो जो बेडशीट्स है. ठीक है ना. सो लाइक इसने बोला है कि बेड क्रेडल जो कंफर्टेबल डिवाइस है वो कहाँ पे यूज करते हैं? फीवर में यूज करते हैं, सो फीवर इज नॉट आंसर. डायरिया में, सो डायरिया में भी यूज नहीं करते हैं. बर्न्स और इनकॉन्टिनेंस, सो देखो इसको हम बर्न्स में यूज करते हैं, क्योंकि बर्न्स से पेशेंट को अब डायरेक्ट उस पर बेडशीट लगेगी तो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा ना, जलन होगी, और लाइक पेशेंट को और ज्यादा लाइक इचिंग होगी, और इन्फेक्शन के चांसेस, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकता है. तो उसको लाइक ओपन रखना है हमें, तो हम बेड क्रेडल लगाते हैं, उसके ऊपर से कवर कर देते हैं. ओके, सो आंसर इज बर्न्स. इनकॉन्टिनेंस में भी यूज नहीं करते हैं. ठीक है ना. सो बेड क्रेडल जो है वो फ्रैक्चर्स में, या फिर एक्सटेंसिव बर्न हो रखा है, या फिर ओपन वुंड है, तो हम यूज करते हैं. ओके, then next question is, what is the widely used and most reliable and accurate method to confirm the position of NG tube after insertion? Very important question, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. इन्होंने क्या पूछा है? मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड. ठीक है ना, टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ NG ट्यूब आफ्टर इंसर्शन. क्वेश्चन पे ध्यान रखना है आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे. तो जब भी हम NG ट्यूब डालते हैं इंसर्ट करने के बाद, कौन कौन से मेथड है कंफर्म करने का? तो देखो, एक्सरे है, और प्लस हम क्या करते हैं? कुछ 5 to 10 ml एयर गश करके ऑस्कल्टेट करते हैं. ठीक है ना, वुश साउंड आता है, प्रोड्यूस होता है. या फिर क्या करते हैं? जो भी कंटेंट है उसको एस्पिरेट करके उसका पीएच चेक करते हैं, जो कि बहुत ही कम करते हैं. ठीक है ना. तो ये सारे कुछ मेथड्स है, लाइक एक्सरे हो गया, है ना. पीएच टेस्टिंग ऑफ एस्पिरेट, तो अगर लेस देन 5 होगा तो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो स्टमक में होगा, क्योंकि स्टमक क्या एसिडिक होता है. अगर मोर देन 6 होगा तो ऐसा मान सकते हैं कि वो लंग्स का कुछ या फिर इंटेस्टाइन का कुछ कंटेंट आ रहा है. ठीक है ना. या फिर हम ऑस्कल्टेट करते हैं ओवर द एपिगेस्ट्रिक एरिया, जो एपिगेस्ट्रिक एरिया पे हम स्टेथोस्कोप रखते हैं एंड ऑस्कल्टेट करते हैं, एंड वुश से साउंड आता है. जब आप 5 to 10 ml एयर पुश करोगे ना, तो वुश साउंड आएगा जब आप ऑस्कल्टेट करोगे. तो ये कुछ मेथड है एनजी ट्यूब की पोजीशन चेक करने की. बट इसमें से जो एक्सरे है ना, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है, मोस्ट रिलायबल है एंड कंफर्म वाला है, एक्यूरेट है. ठीक है ना. एंड क्वेश्चन में भी क्या उन्होंने बोला कि मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड, तो क्या है? बाय डिपिंग टिप ऑफ ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर. तो ये तो नहीं है.
ये मेथड यूज करते हैं बट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, पुशिंग सम एयर एंड ऑस्कल्टेटिंग, ये भी मेथड है बट मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट नहीं है। थर्ड क्या है, एक्सरे। तो मैंने क्या बताया, एक्सरे जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट रिलायबल है। सो द आंसर क्या होगा, सी, सी इज द आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while giving NG tube feeding, which of the following nursing actions prevent complications? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि एडवांस द ट्यूब 2 सेंटीमीटर। देखो आप फीडिंग देने जा रहे हो ट्यूब को, ऐसा नहीं है कि आप जब फीडिंग देने जा रहे हो ट्यूब को अंदर या फिर बाहर करना है, ट्यूब को ऐसा कुछ करना नहीं है। सो ये बिल्कुल ही गलत है। ट्यूब को या तो एडवांस मतलब ना निकालना है ना अंदर करना है, जहाँ पे फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। बार बार ऐसे नहीं कि जब जब आप फीड देने जा रहे हो तब आप ट्यूब को थोड़ा सा नीचे करोगे, थोड़ा सा बाहर करोगे। सो दिस इज द रॉन्ग। सेकेंड क्या है, फ्लश विथ 20 ml ऑफ एयर। देखो एयर से फ्लश करने से लाइक एंड ऑस्कल्टेट अगर होता तो बेस्ट होता, बट यहाँ पे ऐसा ऑस्कल्टेशन नहीं है, तो ये भी कुछ लाइक गलत है। थर्ड इन्होंने क्या बोला है, प्रोवाइड हाई फॉलोअर्स पोजीशन। मतलब कि आप जब फीड देने जाओगे तो आपको हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे, हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे सो दैट एस्पिरेशन ना हो। यहाँ पे हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। अगर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में अगर हमने फीड दिया तो पेशेंट को एस्पिरेट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाएगा। तो इससे मतलब हम एस्पिरेशन न्यूमोनिया से हम प्रिवेंट कर रहे हैं एंड वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन है फीडिंग का। तो ये सी आंसर सही हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग फीडिंग। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि लाइक वेंटिलेटर एयर वेंट हमें प्लग नहीं करना है ड्यूरिंग फीडिंग। सो द आंसर क्या होगा, सी, प्रोवाइड हाई फॉलोअर्स पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग। इससे हम कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करते हैं। कौन सा कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया। ओके, सो वन मोर इम्पोर्टेंट की गवाज एंड लवाज। गवाज एंड लवाज में लोग बहुत लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं। सो देखो गवाज में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जी आ रहा है ना, जी फॉर गवाज। सो गवाज में क्या करते हैं, हम देते हैं, गिविंग। जी फॉर गवाज, जी फॉर गिविंग। सो गवाज में देना होता है, गिविंग होता है, तो क्या देते हैं, फीडिंग। मतलब गवाज की बात आए मतलब हम फीडिंग, गैस्ट्रिक गवाज मतलब कि फीडिंग देना। ओके, गैस्ट्रिक गवाज इज गिविंग फीडिंग टू द पेशेंट। लवाज, एल फॉर लवाज एंड एल फॉर लेना, ठीक है ना, मतलब लवाज में हम कुछ ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। जी मतलब गवाज हम दे रहे थे पेशेंट को, अंदर दे रहे थे, गवाज कर रहे थे, गिविंग कर रहे थे। लवाज में हम ले रहे हैं मतलब वापस से हम निकाल रहे हैं। तो लेट्स सपोज पेशेंट ने कुछ पॉइजन ले लिया या फिर कुछ भी मेडिसिन ओवरडोज हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको वॉश आउट करेंगे, जो भी मेडिसिन है उसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, लाइक हम कुछ 100 ml 200 या 500 ml हम एनएस हो गया वो इंस्टिल करेंगे थ्रू राइस ट्यूब, थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है ना। फिर उसको लाइक थ्रू ग्रेविटी या फिर थ्रू सक्शन के थ्रू या फिर सिरिंज के थ्रू हम वापस से पूरा जो भी फ्लूइड दिया वो वापस से निकालेंगे। दैट इज गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है। तो गैस्ट्रिक गवाज एंड गैस्ट्रिक लवाज आपको समझ में आ गया होगा। ये की डिफ्रेंसिएशन याद कर लेना, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रिक लवाज में कुछ कुछ आपको दे देंगे एंड ऑप्शन से आपको पूछ सकते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है ना। कि लवाज हम जब करते हैं जब कोई भी पेशेंट पॉइजन या फिर ओवरडोज मेडिसिन होता है तो करते हैं, एंड उसमें हम लाइक नॉर्मल सलाइन इंस्टिल करते हैं, देन थ्रू ग्रेविटी या फिर थ्रू सिरिंज से एस्पिरेट करके या फिर हम थ्रू सक्शन के थ्रू हम जो भी दिया हमने वो वापस से निकालते हैं। दैट इज गैस्ट्रिक लवाज। Okay, so the next question is, an unconscious child required intermittent NG feeding. Okay, मतलब NG feed की जरूरत है intermittently. When should the nurse check placement of the tube? Okay, तो intermittent हम NG feed दे रहे हैं, तो कब कब हमें NG tube की हमें पोजीशन चेक करनी है, once a day मतलब पूरे दिन में एक बार, गलत बिल्कुल भी नहीं। एट एवरी शिफ्ट चेंज मतलब 3 बार शिफ्ट चेंज होती है, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट, तो हर शिफ्ट में एक बार चेंज करना है, नो बिल्कुल गलत। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एवरी फीड, दिस इज करेक्ट। जब जब हम पेशेंट को फीड देते हैं तब तब हमें राइल्स ट्यूब की, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की पोजीशन चेक करनी है कि वो लाइक स्टमक में ही है या फिर ऊपर आके लंग्स में आ गया है या फिर ज्यादा नीचे चला गया। सो एवरी टाइम वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ राइल्स ट्यूब की वेदर वो लाइक स्टमक में ही है, लंग्स में तो नहीं गया या फिर नीचे इंटेस्टाइन में तो नहीं चला गया। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एवरी फीड वी हैव टू चेक द राइल्स ट्यूब पोजीशन। अदर्स क्या बोला, ड्यूरिंग द राइट शिफ्ट और मॉर्निंग रिपोर्ट, बिल्कुल गलत। सो आंसर क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is, nursing intervention designed to decrease the risk of infection in a patient with an indwelling catheter include. Okay, इन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि कोई पेशेंट है जिसको कैथेटर लगा हुआ है, फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है,
तो उसमें हम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हमारा कौन सा ऐसे इंटरवेंशन होगा नर्सिंग का कि हम पेशेंट का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। सो देखो, फर्स्ट क्या बोला, क्लीन एरिया अराउंड मीटर्स, मतलब पेशेंट अगर फॉलिस कैथेटर पे है, इंडवेलिंग कैथेटर पे है, तो हम उसे पेरिनियल केयर देंगे, है ना। पेरिनियल केयर कैसे देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लो, सोप एंड वाटर से, सोप प्लस वाटर। ऐसा नहीं है कि बीटाडीन, क्लोरहेक्सिडीन, स्प्रिट ये सब यूज नहीं करना, ओनली एंड ओनली सोप एंड वाटर यूज करना है। ओके, जब भी क्वेश्चन में अगर आपको वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको आंसर टिक करना है सोप एंड वाटर पे, ठीक है ना। सो क्लीन करना है एरिया को अराउंड मीटर्स, या फिर पेरिनियल केयर बेसिकली पूछ रहा है। ओके, हाँ, इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं इन्फेक्शन का। अदर पढ़ लेते हैं, एम्प्टी कैथेटर ड्रेनेज बैग एटलीस्ट डेली, बिल्कुल गलत। जब जब वो जो ड्रेनेज बैग होता है जिसमें सारा यूरिन आगे कलेक्ट होता है, वो लाइक एटलीस्ट डेली मतलब ड्रेन करना है। सो ये आंसर बिल्कुल गलत है। जब जब वो फिल हो जाए, टू थर्ड जब फिल हो जाता है, तो हमें तुरंत के तुरंत खाली करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक छोड़ दोगे तो उसमें क्या है कि माइक्रोब्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो होने लग जाएंगे, तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी टू थर्ड फिल हो, फटाफट खाली करा दो। ओके, देन अदर ऑप्शन क्या है, चेंज कैथेटर ट्यूबिंग एंड बैग एवरी 48 आवर्स। तो देखो ये भी बिल्कुल गलत है, जो कैथेटर है वो एवरी 48 आवर्स पे चेंज करने का कोई सेंस नहीं है। ये देखो, जितने हॉस्पिटल्स होते हैं ना, सारे हॉस्पिटल्स के अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे कि हमारे एम्स में हम एवरी 14 डेज पे हम फॉलीज चेंज कराते हैं, हम फॉलिस कैथेटर जो पेशेंट होता है तो हम एवरी 14 डेज के बाद हम चेंज करा देते हैं। सो ये भी गलत है। देन डी क्या बोला है, मेंटेन फ्लूइड इनटेक ऑफ 1200 से 1500 एवरी डे, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पेशेंट को बोलना है कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 लीटर पर डे आपको इनटेक रखना है जब आप फॉलिस कैथेटर पे हो, सो दैट इजिली सारा लाइक अच्छे से आउटपुट होता रहे पेशेंट का। तो देखो आंसर क्या होगा, क्लीन एरिया अराउंड मीटर्स। इसके थ्रू मतलब पेरिनियल केयर के थ्रू हम पेशेंट का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, लाइक ये पेरिनियल केयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर पेशेंट को फॉलिस लगा हो। तो द आंसर इज ए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ उससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ कि यूटीआई का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज फॉलिस कैथेटराइजेशन। अगर पेशेंट फॉलिस पे है ना, तो यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो हमें लाइक बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है कि पेशेंट को पेरिनियल केयर के लिए, प्लस जो बैग है वो नीचे होना चाहिए, मतलब बेड लेवल से नीचे होना चाहिए, सो दैट ग्रेविटी के थ्रू यूरिन उसमें कलेक्ट हो जाए। प्लस जैसे ही बैग में टू थर्ड या हाफ फिल हो जाए, फटाफट खाली करवाना है, ठीक है ना। आपको ये कुछ कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है। उसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो फॉलिज होता है, फॉलिज में हम बलून को जो इन्फ्लेट करने के लिए हम डालते हैं ना, तो नेवर यूज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन कभी भी यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज स्टेराइल वाटर। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सलाइन आप इन्फ्यूज कर दोगे बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, तो नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, नॉर्मल सलाइन में सोडियम होता है, तो नॉर्मल सलाइन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, नॉर्मल सलाइन में होता है सोडियम। अब सोडियम है तो क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो जब हम फॉलिज को आउट करने लगेंगे तो वो बलून जो है प्रॉपर डिफ्लेट नहीं हो पाएगा, डिफ्लेट नहीं हो पाएगा तो फॉलिज आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इससे। तो हमें हमेशा स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन अब यूज नहीं करते हैं, कीप इन माइंड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कैलकुलेशन। सो ड्रग कैलकुलेशन पे ना एक क्वेश्चन इज 100% श्योर आएगा ही आएगा। एंड ड्रग कैलकुलेशन पे मैंने एक वीडियो पूरा प्रॉपर बना रखे है, उसमें मैंने सारे वो फॉर्मूलेज एंड सारे वो एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं, एंड लाइक वही 3-4 फॉर्मूले जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो जाके प्लीज चेक कर लो, ठीक है ना। और बस ये मैं उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आपको इजी होगा फाइंड आउट करने में। एंड प्लीज ड्रग कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।